तो देखो अब हमारा अगला प्रोसेस है, बताओ। अब क्वेश्चन ये है कि फूड से जो एनर्जी मिली है, फूड से जो क्या मिला है, ग्लूकोज वर्ड आया था ना, अब ये भी हम करके आए। फूड से जो ग्लूकोज मिला है, और तुम्हें चैप्टर 1 में याद होगा कि ग्लूकोज का सिंबल ये होता है C6H12O6। क्या ये होता है या नहीं होता है? यही होता है ना ग्लूकोज। तुमने देखा था कि किस तरह से ग्लूकोज के साथ क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन। ध्यान से सुनो, ग्लूकोज के साथ क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन। और ये दोनों मिलकर पूरी बॉडी को क्या सप्लाई करते हैं, एनर्जी। पूरी बॉडी को क्या सप्लाई करते हैं, एनर्जी। ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी निकलती है, ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट निकलती है, वो क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद आया? ये टॉपिक मैंने तुम्हें चैप्टर 1 में पढ़ाया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। लेकिन मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन के बारे में चैप्टर 6 में एक बार फिर से आएगा, तो मैं वहां पर भी एक्सप्लेन करूंगा। तो अब बारी आ गई है रेस्पिरेशन करने की। हम देखते हैं रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। तो मुझे बताओ, रेस्पिरेशन प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, एल्गी हो, क्लेमिडोमोनास हो, पैरामीशियम हो, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, गैसेस की जरूरत पड़ती है ना। किसी को किसी गैस की जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ठीक है। किसी को किसी गैस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारे प्लांट्स को जनरली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब कोई एनिमल या जब कोई प्लांट क्या एक्सचेंज करता है, बोर्ड पे ध्यान दो, जब कोई प्लांट या जब कोई एनिमल क्या एक्सचेंज करता है, गैसेस। जब कोई प्लांट या जब कोई एनिमल गैसेस को एक्सचेंज करता है और बदले में क्या लेता है, एनर्जी। बदले में पूरी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्वेश्चन ये है, गैसेस एक्सचेंज करता है और बदले में उसको क्या मिलती है, एनर्जी। अब क्वेश्चन ये है कि गैसेस एक्सचेंज करने से एनर्जी कैसे मिल रही है। भाई गैसेस अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तुम्हें मालूम है ना, एनिमल जो होते हैं या ह्यूमन बींग जो होते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो एनर्जी कहां से आ गई बीच में, वही तो टॉपिक है। लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता एनर्जी कैसे मिलेगी। अभी जब मैं टाइप्स पढ़ाऊंगा तब मैं तुम्हें टाइप्स में बताऊंगा कि कैसे एनर्जी मिलती है और बॉडी के अंदर बनती है, और किस सेल की किस ऑर्गेनेल के अंदर ये एनर्जी बनती है। तो अब मैं आगे की बातें बाद में बताऊंगा, पहले मैं बता देता हूं इसके कितने टाइप्स है और कौन से टाइप का क्या मतलब है। रेस्पिरेशन के हमारे दो ही टाइप होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो एरोबिक क्या होता है, यहाँ पर ये वर्ड लग जाए ना, एरो। एरो का मतलब समझ लेना एयर, और एयर का मतलब समझ लेना ऑक्सीजन। फिर से देखो, जहां पर एन एरो लग जाए तो एन एरो का मतलब है एयर क्या होती है, एब्सेंट, और एयर एब्सेंट होने का मतलब है क्या चीज एब्सेंट है, ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ, हमारा सेल, हम जो एनिमल है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हम कैसा रेस्पिरेशन लेते हैं, बिना ऑक्सीजन के काम चला लेते हैं, बिना एयर के काम चला लेते हैं, नहीं चलाते हैं। तो बताओ, अगर हम ऐसा रेस्पिरेशन ले रहे हैं जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो बताओ एरोबिक या एनएरोबिक। बताओ एरोबिक ना, क्योंकि एरोबिक से ही हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन, और बिना ऑक्सीजन के हमारा गुजारा नहीं चलने वाला। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। मेनली तुम्हें मालूम है वो क्या होते हैं, फंजाई सुना होगा तुमने, लेकिन मैं फंजाई नहीं बोल रहा, सारी फंजाई बिना एरोबिक के नहीं चलती। कुछ फंजाई ही ऐसी होती है, जैसे कि हमारा ईस्ट फंजाई, मशरूम वगैरह, इनके अंदर एनएरोबिक चलता है। क्यों? क्योंकि इन्हें अपना रेस्पिरेशन करने के लिए, इन्हें अपनी एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ये बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते रहते हैं, और पूरी बॉडी को यहाँ पर भी क्या मिलती रहती है, एनर्जी, और पूरी बॉडी को यहाँ पर भी क्या मिलती रहती है, एनर्जी। और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक कहने का मतलब जब ऑक्सीजन क्या होगी, एब्सेंट, और एरोबिक कहने का मतलब जब ऑक्सीजन क्या होगी, प्रेजेंट। जैसे कि हम लोगों के अंदर, हमारे अंदर रेस्पिरेशन कैसा है, एरोबिक। अगर हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हुई, नुकसानदायक बात है। क्यों? क्योंकि बॉडी को क्या नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। तुमने देखा, अच्छा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत ही आसान सा सवाल है। जब हम कोई मेहनत का काम कर रहे होते हैं, मान लो कोई बहुत बड़ा बॉक्स था, भारी बॉक्स था लोहे का, उस बॉक्स को पुश कर रहे हैं, आगे की तरफ खिसका रहे हैं, तो एनर्जी चाहिए ना, ताकत वाला काम है भाई। उसको खिसकाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। बताओ, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है ना, और ज्यादा एनर्जी तुम्हें तभी मिलेगी जब बॉडी को ज्यादातर क्या मिलेगी, ऑक्सीजन। ताकि हमारा जो हार्ट है,
जब हमारा हृदय बहुत तेजी से ऑक्सीजन सप्लाई करेगा सेल्स तक, ध्यान से सुनना, जब हमारा दिल बॉडी के सेल्स तक तेजी से क्या सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन, तभी वो ऑक्सीजन से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। लेकिन अगर बॉडी को ऑक्सीजन ही ना मिले तो क्या होगा, अगर बॉडी को ऑक्सीजन ना मिले तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और बॉडी को एनर्जी ना मिले तो तुम जल्द ही थक जाओगे। तो पेपर में आता है क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन, पेपर में आता है जब हम कोई हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मतलब अप डाउन कर रहे हैं या कसरत कर रहे हैं या कोई सी भी एक्सरसाइज ले लो या फिर जॉगिंग ही कर रहे हैं हम, तो बताओ अगर हम जॉगिंग कर रहे हैं या थकाने वाला काम कर रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत है ना, हमें तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, लेकिन ज्यादा एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जोर किस पर जाएगा, हार्ट पर, क्योंकि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, हार्ट को दी गई है। हार्ट कहता है तू इतनी मेहनत का काम करता है, जोर मेरे ऊपर पड़ता है, अब मैं ऑक्सीजन सप्लाई करता रहूं, नहीं, हार्ट अपनी रेगुलर स्पीड पर ही ऑक्सीजन सप्लाई करता है, या फिर थोड़ा बहुत बढ़ा देता है लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। होता क्या है, तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, हार्ट उतना सप्लाई कर ही नहीं रहा, क्योंकि अगर हार्ट ने ज्यादा तेज काम नहीं करा तो क्या हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी पूरी मात्रा में, इतने की ऑक्सीजन की हमें जरूरत है, क्या उतनी ऑक्सीजन मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हार्ट ने नॉर्मली काम करा है बस। अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो बॉडी को क्या नहीं मिलेगी, एनर्जी। इसीलिए बिना एनर्जी के या बिना ऑक्सीजन के, ध्यान से सुनना, जब हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और तब भी रेस्पिरेशन जरूरी है, ध्यान से सुनो, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिली क्योंकि हार्ट ने कहा मैं क्यों करूं जबरदस्ती इतनी मेहनत में काम, तू काम कर रहा है, तू मेहनत कर रहा है, काम भुगतना मुझे पड़ रहा है, मैं क्यों करूं, तो हार्ट ने मना कर दिया, तो ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पा रहा है। और अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है और हम फिर भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करना, ध्यान से सुनो, बिना ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन एब्सेंट के रेस्पिरेशन करना क्या कहलाता है, अभी अभी मैंने बताया था, ऐसा रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, एनएरोबिक। समझ में आई बात, यानी कि हमारी बॉडी में भी बाई चांस, ध्यान से सुनो, हमारी बॉडी में भी बाई चांस जब ऑक्सीजन नहीं बन पाती है तो हमारी बॉडी में भी कभी कभी कौन सा रेस्पिरेशन हो जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जनरली हमारी मसल्स में हो जाता है। और ध्यान रखना ये रेस्पिरेशन होना खतरनाक है, तुमने देखा होगा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, थकाने वाला काम करते हैं तो हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, कुछ लोग इतने नाजुक होते हैं कि जलन भी होने लगती है। क्यों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैवी एक्सरसाइज के बाद दर्द क्यों होता है, जलन क्यों होती है, हमारे मसल्स में क्यों दर्द होता है, तो ध्यान रखना क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होने लग जाता है गलती से, एनएरोबिक। और एनएरोबिक जब हमारी बॉडी में होता है ना तो वो एक एसिड बना देता है जिसका नाम होता है लैक्टिक एसिड, और ये एसिड खतरनाक है। तुम सोच रहे होंगे फिर इस एसिड का कैसे करेंगे, तो ध्यान रखो, हार्ट नॉर्मल हो जाता है ना, और जब तुम धीरे धीरे अपनी ऑक्सीजन सप्लाई करना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे ये लैक्टिक एसिड खत्म हो जाता है। तुमने देखा होगा जब तुम एक्सरसाइज करके 1 घंटा आराम करते हो तो ठीक हो जाता है नॉर्मली, है ना, क्योंकि लैक्टिक एसिड खत्म हो चुका है, जितना भी बना था सब खत्म हो गया। अब तुम एनारोबिक से वापस किस पे जा चुके हो, एरोबिक रेस्पिरेशन पे। तो ध्यान रखना हमारे अंदर भी दोनों तरह का रेस्पिरेशन होता है, नॉर्मली कैसा होता है, एरोबिक, लेकिन जब हम कोई मेहनत वाला या तीर मारने वाला काम करते हैं तो हमारे अंदर बाय चांस कौन सा रेस्पिरेशन होने लगता है, एनएरोबिक, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, और जिसकी वजह से बॉडी क्या करने लगती है, पेन, दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन से कुछ संबंधित बात मैंने तुम्हें ये बात 9th क्लास में बताई थी, कोई बात नहीं दोबारा बताऊंगा। बताओ सेल की वो ऑर्गेनेल जिसे क्या बोला जाता है, पावर हाउस, यही होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों बोला जाता है, मैंने ये बात 9th में भी बताई थी, फिर से बताता हूं, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसी ऑर्गेनेल होती है जो पूरी बॉडी को क्या दिलवाती है, एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है ना एक सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सब्सटेंस होता है, लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड नहीं होता जैसे पानी होता है ना, ऐसा नहीं होता, बहुत ही गाढ़ा, जैसे कहते हैं ना शहद, ऐसा एक सब्सटेंस होता है माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर जिसका नाम होता है पायरियोवेट। देखो पायरियोवेट बोलो या पायरियोवेट कुछ भी बोलो, मतलब स्पेलिंग ये रहनी चाहिए। तो ध्यान रखना
रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज से क्या कन्वर्ट हो जाती है, CO2। ग्लूकोज से क्या कन्वर्ट हो जाता है, वाटर। ग्लूकोज से क्या कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी। और ये पूरा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के किस चिपचिपे सब्सटेंस के अंदर चलता है, पायरियोवेट में। अब तो देखो C6H12O6, इसका नाम तो मैं मालूम है पहले से, ये क्या माना जाता है हमारा, ग्लूकोज। और तुम्हें मालूम है हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो ऊपर लिखना देखो ऑक्सीजन क्या है, रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड का मतलब समझते हो, ये ऐसा रेस्पिरेशन पढ़ा रहा हूं मैं इस समय, अभी मैं कौन सा वाला पढ़ा रहा हूं, एरोबिक। तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ना, मतलब ऑक्सीजन क्या है, रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड का मतलब होता है जरूरत पड़ना, ठीक है। और बताओ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर होती है, तुम्हें ये बात याद होनी चाहिए। मान लो ये पूरा सेल है और सेल के अंदर ऑर्गेनेल बनी हुई है जगह जगह, लेकिन ये पूरा एरिया क्या होता है, ये सारा एरिया होता है साइटोप्लाज्म। याद आई है बात या नहीं, मैं बता देता हूं। देखो सेल के अंदर का जितना भी ये सारा एरिया होता है ना, ये पूरा का पूरा एरिया क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही कौन सी ऑर्गेनेल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान रखना ऑक्सीजन की जरूरत तो है, लेकिन ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। जब ऑक्सीजन सेल के अंदर आएगी, ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा, तो सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही आएगा ना। साइटोप्लाज्म के अंदर आने के बाद तब जाता है, और मान लो ये रही ऑर्गेनल, देखो ये जो मैंने बोल्ड कर दिया ये है ऑर्गेनल, क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। पहले ऑक्सीजन अंदर आई, पहले ग्लूकोज अंदर आया, अंदर आने के बाद कहां पर गया, तब गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पहले नहीं गया, पहले साइटोप्लाज्म के अंदर गया फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो थोड़ा बहुत तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। अब ये प्रोसेस बाकी का किसके अंदर होएगा, बाकी का रेस्पिरेशन का प्रोसेस होएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो बीच में एक वर्ड डाल देना, एरो के बिल्कुल बीचों बीच, पायरियोवेट। और तुम्हें मालूम है पायरियोवेट इसके अंदर होता है, कौन सी ऑर्गेनेल के अंदर होता है, ये भी मैंने बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चिपचिपा गाढ़ा लिक्विड होता है, विस्कस लिक्विड, जो कि किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। नीचे लिख लेना ब्रैकेट में, मतलब पायरिवेट जो लिक्विड होता है, चिपचिपा जो लिक्विड होता है, वो किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देखो पहले ग्लूकोज को ऑक्सीजन की जरूरत थी, साइटोप्लाज्म में मिल गई, फिर ये कहां पर एंटर करा, पायरियोवेट के अंदर। पायरियोवेट के बाद फिर एक एरो बनाओ, दो एरो आएंगे इस वाली रिएक्शन में, जितने भी मैं एग्जांपल लिखाऊंगा ना, दो एरो आएंगे। रेस्पिरेशन की जितनी भी रिएक्शन है सब में दो एरो आएंगे। देखो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि टुकड़ों में हो रहा है प्रोसेस, एकदम से नहीं हो रहा। भाई ऐसा होता है क्या, ग्लूकोज लिया एनर्जी मिल गई, नहीं, वो फूड धीरे 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 किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। तो पायरियोवेट के अंदर बाकी का काम होता है, तब जाके हमें मिलती है CO2, तब जाके हमें मिलता है वाटर, और एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या मिलती है, एनर्जी। देखो रेस्पिरेशन समझ में आया, हमारे अंदर एरोबिक कैसे होता है, हमारे अंदर एनएरोबिक भी होता है, लेकिन वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, वो मैं कब पढ़ाऊंगा, जब मैं एनएरोबिक शुरू कराऊंगा, अभी एरोबिक चल रहा है, ठीक। पहले इस बात का ध्यान रखो, जिन ऑर्गेनिज्म में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक, उन ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है एरोब्स। और जिन ऑर्गेनिज्म में एनएरोबिक होता है उनको क्या बोला जाता है, एनएरोब्स। लेकिन उसकी बातें अभी नहीं करनी है। कैपिटल बी है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मुझे बताओ ये वाला रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है या ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, एब्सेंस में होता है ना, तभी तो एनएरोबिक है। तो ध्यान रखना, प्लांट्स है ना, प्लांट को क्या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, नहीं, प्लांट को जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो अपनी एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में ना केवल किसका एग्जांपल दे रखा है, ईस्ट का, जो कि अपने आप में क्या होता है, एक प्लांट होता है, ईस्ट, मशरूम, इन सब में, ठीक। और कभी कभी मैंने बताया था ना, कभी कभी हमारी मसल्स में भी हो जाता है। बताओ हमारी मसल्स में क्या नॉर्मली होता है, हमारी मसल्स में क्या नॉर्मली एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, नहीं, हमारी पूरी बॉडी में नॉर्मली एरोबिक होता है। वो तो बाय चांस की बात है जब हम कोई मेहनत वाला काम करते हैं या ऑक्सीजन पूरी तरह से सप्लाई नहीं हो पाती, या फिर किसी को सांस की प्रॉब्लम होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है। अगर किसी को ऑक्सीजन सप्लाई लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसके हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है हमेशा। उन पेशेंट से जाकर पूछो जो सांस नहीं ले पाते हैं ठीक से, उनके हमेशा दर्द रहता है, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में लगातार क्या बनता रहता है, लैक्टिक एसिड। वर्ड अंदर याद आया ना, मैंने लैक्टिक एसिड की कहानी बताई थी। तो वो भी ग्लूकोज लेता है, लेकिन ये काम किसके अंदर होता है, ईस्ट में। तो ऊपर लिख देना इन ईस्ट, ठीक है। और बताओ ऑक्सीजन की जरूरत है क्या, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है ना,
ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तब इसका रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। और एक बात ध्यान रखना, जब हम ईस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ईस्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है। जो पायरियोवेट होता है ना, वो डायरेक्टली किसके अंदर मिल जाता है, साइटोप्लाज्म में। तो तुम लिख सकते हो इसका सीधा डायरेक्ट प्रोसेस किसके अंदर होता है, पायरियोवेट में। और पायरियोवेट मतलब साइटोप्लाज्म। ध्यान से सुनो, जब हमने अपनी बात करी थी, हम पहले किसके अंदर एंटर करते हैं, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म के बाद किस में एंट्री मिलती है, पायरियोवेट में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब हमारा रेस्पिरेशन थोड़ा बहुत किसके अंदर हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और थोड़ा बहुत किसके अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन ईस्ट के केस में डायरेक्ट एंट्री किसके अंदर मिलती है, पायरियोवेट में। और पायरियोवेट इसका साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। ईस्ट के अंदर डायरेक्ट सारा प्रोसेस किसके अंदर हो जाता है, पायरियोवेट। और पायरियोवेट किस में मिलता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं होती है। और हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर होती है, धीरे धीरे ग्लूकोज होता है ना, धीरे धीरे जो ग्लूकोज होता है वो फर्मेंट होने लगता है, एनर्जी मिलने लगती है। तो एक प्रोसेस और बनता है यहाँ पर, फर्मेंटेशन। वैसे देखो फर्मेंटेशन का मतलब होता है सड़ना, लेकिन यहाँ पर सड़ना वर्ड नहीं आएगा। फर्मेंटेशन का मतलब है कि ग्लूकोज से जो भी उसको सब्सटेंस चाहिए वो उसको मिल रहे हैं, कंप्लीट हो रहा है प्रोसेस, ठीक है। फर्मेंट का मतलब होता है लगभग बनना, ठीक है। फर्मेंटेशन। अभी भी ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत पूरे रेस्पिरेशन में होती ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या क्या मिलता है। भाई हमें क्या मिलता था, हमें तो मिलती थी कार्बन डाइऑक्साइड, हमें क्या मिलता था, वाटर, हमें क्या मिलती थी, एनर्जी। लेकिन इसके कंपोनेंट अलग है भाई। ईस्ट की मैकेनिज्म, ईस्ट का मशीनरी, ईस्ट के सब्सटेंस अलग होते हैं। तो हमारा अंदर सिस्टम अलग है, उसके अंदर का सिस्टम अलग है। तो उसके कंपोनेंट ये नहीं है, उसके कंपोनेंट होते हैं ये एनर्जी, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपनी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। और तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए इस समय। और जो लंग्स वाला हेडिंग है ना, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग वाला डायग्राम निकाल लो जहां पर लंग्स बने हुए हैं। ह्यूमन का रेस्पिरेशन समझने के लिए वो डायग्राम खोल कर रख लो। तुम लोगों के पास क्या होनी चाहिए, एनसीईआरटी बुक चैप्टर 6 के अंदर रेस्पिरेशन वाला डायग्राम पहले निकाल लो, तब बातें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। देखो जब हम ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें कौन हेल्प करता है, लंग्स। मेनली मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जब हम एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। जब हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं तो फाइनली ये ऑक्सीजन लंग्स के किस हिस्से में जाती है, मैं तुम्हें डायरेक्ट वही वाला पार्ट बताता हूं, उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। डायग्राम अगर तुम्हारे पास है एनसीईआरटी में, अगर तुमने खोल लिया है तो जरा अलग से देखो, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर अलग से दिखा रखा है ना, ऑरेंज कलर का। और बताओ ऐसा नहीं लग रहा बलून जैसा, गुब्बारे जैसा, है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गुब्बारा है, लेकिन रफली छोटे छोटे बलून जैसे स्ट्रक्चर लग रहे हैं, छोटी छोटी गोलियां लग रही हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। जब हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और वो पूरे रेस्पिरेशन के थ्रू, बीच में बहुत सारे ऑर्गन आते हैं, ये मत सोचना कि हमने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली है तो वो ऑक्सीजन सीधा एल्वियोलाई में चली गई, नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। वो ऑक्सीजन धीरे धीरे ट्रैवल करती है, और किस किस ऑर्गन से, किस किस पार्ट से वो जाकर ट्रैवल करती है वो अभी मैं एक्सप्लेन कराऊंगा, यही तो रेस्पिरेशन है। लेकिन अभी डायरेक्टली समझो कि जब हम अपनी ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से तो वो फाइनली कहां पर पहुंचती है, एल्वियोलाई में। अब मैं बताता हूं, स्टार्ट करता हूं। देखो सबसे पहले जब हम ऑक्सीजन को लेने की बात करते हैं तो ऑक्सीजन लेने का काम स्टार्ट होता है नोस्ट्रिल से। ये होते हैं ना हमारे नाक के होल्स, इनको हिंदी में बोला जाता है नथुना, नोस्ट्रिल्स। तुम अपने डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम में सबसे ऊपर देखो नेसल पैसेज दिखा रखा है। तो देखो सबसे ऊपर वाला नाक का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, अंदर वाला ये वाला हिस्सा, ये होता है नेसल पैसेज। लेकिन जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, मतलब जब हम एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन लेने का मतलब एयर ले रहे हैं, जब हम एयर को टेक करते हैं तो सबसे पहले वो एयर जाती कहां पर है, नोस्ट्रिल्स के अंदर, बाद में नेसल पैसेज तक पहुंचती है। ऐसा नहीं है सीधा हवा अंदर घुस गई, नहीं, सबसे पहले ये हवा कहां पर जाती है, नोस्ट्रिल्स में, और नोस्ट्रिल्स के बाद नेसल पैसेज में। ध्यान रखना जब ये हवा नोस्ट्रिल्स में एंटर करती है तो जरूरी थोड़ी ना है एयर फ्रेश हो, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे मोटे बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं। तो ये सारे जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल निकले हुए होते हैं, हेयर होते हैं, बहुत ही बारीक हेयर, ठीक है, जिसको नॉर्मल भाषा में बोला जाता है सीलिया। तो ये क्या करते हैं, इनका भी अपना एक काम होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर विच आर प्रेजेंट इन द नोस्ट्रिल्स।
जो नोस्ट्रिल्स में हमारे बाल प्रेजेंट होते हैं उनका क्या काम होता है। तो ध्यान रखना, ये एयर के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया या फिर जो भी होता है, वो यहीं पर रोक लिया जाता है और अंदर क्या भेजी जाती है, फ्रेश एयर। मैं ये तो नहीं कह रहा एयर पूरी तरह से फ्रेश अंदर जाती है, कभी ना कभी कुछ डस्ट पार्टिकल अंदर चले भी जाते हैं, लेकिन गलती से। नॉर्मली मैं बता रहा हूं, एयर को फ्रेश करने का काम, उसको ठीक करने का काम कौन करते हैं, सीलिया बाल। हल्का हल्का चिपचिपा लिक्विड भी होता है नोस्ट्रिल्स के अंदर ही, उस लिक्विड की वजह से वो डस्ट पार्टिकल वहीं पर चिपक जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, चिपक जाने चाहिए, अंदर ना जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा धुएं वाला स्थिति होती है ना, जब धुआं निकला हुआ होता है, दुनिया भर की धूल उड़ रही होती है, फिर भी ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ पार्टिकल अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें खांसी हो जाती है, छींक आ जाती है। ठीक है, और अंदर प्रॉब्लम भी हो सकती है, अगर धुआं लंग्स में भर जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। सीधी सी बात है, वही प्रॉब्लम ही होगी, लंग्स में धुआं भरेगा तो। अब जरा अपने डायग्राम में देखो, माउथ कैविटी, फेरिक्स और लैरिक्स, इनको छोड़कर जरा नीचे देखो, ट्रैकिया दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना, ट्रैकिया के अंदर इस तरह से गोली बनी हुई है ना, ये चीज बनी हुई है या नहीं, इनको बोलते हैं कार्टिलेज, क्योंकि ये रिंग्स होती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अभी मैं बताता हूं इनका क्या काम होता है। देखो, जब ट्रैकिया के अंदर हवा एंटर करती है ना, अब नेसल पैसेज से हवा कहां पर जा रही है, ट्रैकिया की तरफ। ट्रैकिया के अंदर क्या होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं। होता क्या है, कई बार क्या होता है, हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, कभी कभी हवा का प्रेशर कम होता है, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हवा का प्रेशर बहुत तेज होता है और कभी कभी हवा का प्रेशर बहुत कम होता है। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करती हैं, ये उसको कंट्रोल करती हैं, एक इक्वल मीडियम बनाए रखती हैं। तुम सोच रहे होंगे इक्वल मीडियम कैसे बनाए रखती हैं, भाई रिंग्स हैं बीच में, हवा का प्रेशर अगर ज्यादा तेज हुआ तो ये उसको भी कंट्रोल कर लेती हैं, और हवा का प्रेशर अगर थोड़ा सा कम हुआ तो ये उसको भी कंट्रोल करके ठीक कर देती हैं। कैसे करती हैं, वो इनका फंक्शन है। कार्टिलेज के बाद ये जो ट्रैकिया आगे जा रहा था, ये ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है ना, एक तो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है और एक लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। मैं दिखाई दे रहा होगा, लंग्स के आगे जाके कितने हिस्से हो गए, दो हिस्से, एक तो लेफ्ट और एक राइट। तुम्हारे डायग्राम में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, इधर वाला कहलाता है राइट लंग और उधर वाला कहलाता है लेफ्ट लंग। हमारा इधर के साइड वाला राइट और इस साइड वाला लेफ्ट। ठीक है, तो दो हिस्से हो जाते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, जरा राइट लंग पर गौर करना, जो इस साइड है, जहां पर काफी सारे जैसे पेड़ की टहनियां नहीं निकली भी होती, तुमने देखे छोटे छोटे पेड़ पौधे किस तरह से शाखाएं निकली भी होती हैं, भाई ऐसी तो होती हैं शाखाएं, कहीं से भी कुछ भी निकल जाता है ना, यहां से निकलने लगता है। देखो बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बिल्कुल वैसा ही सेम स्ट्रक्चर यहां पर भी है, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, लेकिन तुम्हें आइडिया तो मिल रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश करने वाला हूं। जरा राइट लंग पर गौर करो, जहां पर एक बड़ा सा एरो बना हुआ है, तुम्हारे डायग्राम में एक बहुत बड़ा एरो बना हुआ है, डार्क बिल्कुल ब्लैक कलर का। उधर की साइड गौर करो, देखो जब ये राइट लंग की तरफ आ रहा है मुड़कर, ऊपर से जो ट्रैकिया आ रहा था राइट लंग की तरफ, ध्यान से देखो, ये छोटी छोटी टहनियां सी निकल रही हैं, छोटी छोटी क्या निकल रही है, टहनियां, है ना, दिखाई दे रही है। इस तरह से स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा अपने डायग्राम के अंदर। तो ध्यान रखना, ये जो छोटी छोटी ट्रैकिया के पार्ट्स हैं, ट्रैकिया के छोटे छोटे पार्ट्स, ये कहलाते हैं ब्रोंकाई। क्या वर्ड बोला, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं पूछूंगा बार बार अभी, क्या बोलते हैं इनको, ब्रोंकाई। लेकिन इतनी सारी चीजें होती हैं ये, इन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऊपर से ट्रैकिया आ रहा था, उस ट्रैकिया की छोटी छोटी क्या बन गई, ब्रांचें बन गई। ध्यान रखना, इस ट्रैकिया में पता है क्या निकल कर आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। इस ट्रैकिया में धीरे धीरे क्या ट्रांसफर हो रही है, एयर ट्रांसफर हो रही है। अब वो एयर कहां पर आ चुकी है, ब्रोंकाई के अंदर, मतलब इसके अंदर से क्या ट्रांसफर होकर आ रही है, एयर, और वो एयर किसके अंदर आ चुकी है, ब्रोंकाई। ध्यान से देखो, इन ब्रोंकाई के ऊपर है ना छोटे छोटे गोले से बने हुए हैं। देखो जरा अपने डायग्राम में, बहुत छोटा हिस्सा है इसलिए तुम्हें शायद प्रॉपर दिखाई ना दे, लेकिन ध्यान से देखो, छोटी छोटी गोलियां बनी हुई हैं। ये जो छोटी छोटी गोलियां होती है ना, इन्हीं छोटी छोटी गोलियों को बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। इन्हीं छोटी छोटी गोलियों को क्या बोला जाता है, ब्रोंक्यूल्स। अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, ध्यान रखना, ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी कुछ होता है। अब ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या होता है, तुम्हें ये बताओ, ब्रोंक्यूल्स ही इतनी मुश्किल से दिखाई दे रही होंगी, है ना, और ब्रोंक्यूल्स के अंदर होता क्या है वो देखना तो और भी मुश्किल काम है। तो देखो उसी डायग्राम को तुम्हें अलग से दिखाया गया है, एक बड़ा सा एरो बनाकर। अपने डायग्राम में देखो, एक बड़ा सा एरो बना के ऐसे दिखा रखा है ना, उस छोटी सी ब्रोंक्यूल के अंदर क्या होती हैं, एल्वियोलाई। देखो जरा, ये स्ट्रक्चर उन्होंने अलग से बनाकर दिखा रखा है ना, दो
इन छोटे छोटे बलून जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? एल्वियोलाई। देखो ट्रैकिया के द्वारा वो ऑक्सीजन कहां पर आ रही है? ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई के बाद वो ऑक्सीजन कहां पर चली गई? ब्रोंक्यूल्स के अंदर। और इन छोटी छोटी गोलियों को ही क्या बोला जाता है? ब्रोंक्यूल्स। और इन्हीं ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या होती हैं? एल्वियोलाई। फाइनली ऑक्सीजन अब कहां पर आ चुकी है? एल्वियोलाई के अंदर। समझ रहे हो किस तरह से ऑक्सीजन ट्रांसफर करके लंग्स के बिल्कुल अंदर तक घुस गई। सबसे पहले हवा किसके अंदर एंटर करती है? नोस्ट्रिल्स के अंदर। नोस्ट्रिल्स के अंदर छोटे छोटे क्या बने हुए होते हैं? बाल। बालों की वजह से एयर को क्या बना दिया जाता है? फ्रेश एयर। ठीक है। नोस्ट्रिल्स के बाद ये हवा किसके अंदर एंटर करती है? नेसल पैसेज। नेसल पैसेज नाक के ऊपर होता है, जहां से क्या कनेक्ट हुआ हुआ होता है? ट्रैकिया। अंदर की साइड क्या जा रहा होता है? ट्रैकिया। इसका मतलब ये हवा अब किसके अंदर एंटर करेगी? ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया के बाद लंग्स दो पार्ट में डिवाइड हुए हुए होते हैं। एक तो होता है हमारा राइट लंग और एक होता है हमारा लेफ्ट लंग। लेकिन ट्रैकिया की आगे जाके छोटी छोटी क्या बनी हुई होती है? ब्रांचें। उन ब्रांचों को क्या बोला जाता है? ब्रोंकाई। उन छोटी छोटी ब्रांचेस को बोला जाता है ब्रोंकाई। तो देखो ब्रोंकाई के ऊपर एक छोटी सी गोली दिखती है, उन छोटी छोटी गोलियों को क्या बोला जाता है? ब्रोंक्यूल्स। ध्यान रखना सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जाता है? छोटी छोटी गोलियों को ब्रोंक्यूल्स। और वो गोलियां इतनी छोटी है कि डायग्राम में दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए उसका और मैग्नीफाइंग स्ट्रक्चर एरो बना के अलग से दिखाया गया है। उन ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या होती हैं? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में भी ये मत समझना खत्म हो गई कहानी। एल्वियोलाई के अंदर भी क्या होता है? एल्वियोलर सैक्स होता है। क्या बोला जाता है? एल्वियोलर सैक्स। सैक्स का मतलब होता है थैलियां। मतलब इसमें ना छोटी छोटी एल्वियोलाई की क्या बनी हुई होती है? थैलियां। इन्हीं थैलियों में क्या भर दी जाती है? ऑक्सीजन। और इन्हीं थैलियों के अंदर ऑक्सीजन से क्या तैयार की जाती है? CO2। CO2 भी यहीं पर बनती है। उस CO2 को, वो प्रोसेस क्या है वो मैं भी नहीं बता सकता, वो ट्रांसपोर्टेशन में बताऊंगा जब ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट आएगा। अब तुम्हें क्लियर हो रहा है ना? तुम तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जो मैंने बताया था ना। ब्रोंकाई मैंने बताया था ना। ट्रैकिया कितने में डिवाइड हो जाता है? लेफ्ट लंग और राइट लंग। ट्रैकिया राइट और लेफ्ट लंग में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकाई भी दोनों में होती है। ब्रोंकाई भी दो तरह की होती है, मतलब लेफ्ट लंग में भी ब्रोंकाई पाई जाती है और राइट लंग में भी ब्रोंकाई पाई जाती है। तो ब्रोंकाई भी दो तरह की होती है। तुम अपने डायग्राम में देख सकते हो, बहुत छोटा एरो बना रखा है। दोनों तरह ब्रोंकाई होती है। देखो राइट में भी ब्रोंकाई दिखाया गया और लेफ्ट में भी ब्रोंकाई दिखाया गया। डायग्राम के अंदर बहुत छोटा एरो है, इसलिए प्रॉपर्ली तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि अब हमारा हेडिंग आएगा ब्रीथिंग। तो मैंने बोला कि ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन किस प्रोसेस से मिलती है? ब्रीथिंग से। इस बात का ध्यान रखना। रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में बहुत डिफरेंस होता है। ब्रीथिंग एक छोटे लेवल का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक बड़े लेवल का प्रोसेस है। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रहा है और CO2 बाहर भेज रहा है, बस यही कहलाता है ब्रीथिंग, सांस लेना बस। लेकिन रेस्पिरेशन एक बड़े लेवल का कंसेप्ट है। ये क्या कहता है? जो ऑक्सीजन मिली है उस ऑक्सीजन को किसके साथ मिलाया जाएगा? ग्लूकोज के साथ। और ग्लूकोज से मिलाने के बाद बॉडी को क्या दिलवाई जाएगी? CO2। बॉडी को क्या दिलवाया जाएगा? H2। और बॉडी को क्या दिलवाई जाएगी? सबसे बड़ी चीज एनर्जी। ठीक है। मतलब यहां पर केमिकल चेंज नहीं हो रहा, केमिकल चेंज नहीं हो रहा, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर करना, CO2 को बाहर भेजना, बस ये प्रोसेस है ब्रीथिंग। कोई चेंज नहीं हो रहा केमिकल का। केमिकल का चेंज तो यहां पर होता है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज से क्या तैयार करवाया जाता है? CO2, H2O एनर्जी। इसलिए ब्रीथिंग तो सिर्फ एक प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब यहां पर केमिकल्स को चेंज किया जाता है। तुम्हें मालूम है ना, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? इसमें। ऑक्सीजन से क्या तैयार करवा ली जाती है? एनर्जी। तो ये एक बड़े लेवल का फेनोमेनन है और वो एक छोटे लेवल का फेनोमेनन है। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन। वो कोई बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है, वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी प्रोसेस है। वो सिर्फ एक मैकेनिज्म है कि ऑक्सीजन बाहर भेजना, सॉरी ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 बाहर भेजना, बस इससे ज्यादा नहीं है। तो मेन टर्म्स यहां पर पढ़नी है। देखो जब हम गैस को अंदर लेते हैं, गैस को अंदर लेते हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं। इनहेल का मतलब अंदर लेना। और जब गैस हम बाहर रिलीज करते हैं तब ये प्रोसेस होता है एक्सहेल। तो ब्रीथिंग भी दो पार्ट में डिवाइड है, इनहेल और एक्सहेल। पहले तो सिंपल भाषा में मुझे बताना कि जब हम ऑक्सीजन क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, इस तरह से देखो, यहां पर देखना थोड़ा,
बताओ, जब हम गैस अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, एयर को हम इनटेक कर रहे हैं, एयर को हम इनहेल कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, एयर को हम इनहेल कर रहे हैं, तो बताओ हमारा साइज बढ़ता है ना। और जब हम गैस निकालते हैं, देखो, तो साइज कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स का जो साइज है वो एडजस्ट होता है समय के अनुसार। वो क्या होता है? एडजस्ट होता है। मतलब हमारी जो पूरी की पूरी थोरेकिक कैविटी है, थोरेकिक कैविटी मतलब गर्दन से होता हुआ छेद जो नीचे लंग्स तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? ब्रोंकाई तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? एल्वियोलाई तक जा रहा है। जब उनके अंदर जाके ये गैस भरती है ना, तो देखो, मान लो गैस भरने से पहले ये पिचका हुआ था, मैंने गैस ली, फूल गया है ना। अब मैं गैस रिलीज करूंगा, लेकिन ध्यान रखना, क्या ऑक्सीजन रिलीज करूंगा? नहीं। एनवायरनमेंट के अंदर एनिमल कौन सी गैस रिलीज करते हैं? CO2, मैंने रिलीज कर दी इस तरह से। तो यही काम हमारे किस में होता है? लंग्स में होता है। जब हम गैस लेते हैं तो हमारे लंग्स फूलते हैं इस तरह से, और जब हम गैस छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स पिचकते हैं। मतलब पिचकने का मतलब ये नहीं पिचक जाते हैं, पिचकने का मतलब ये है कि वो अपने ओरिजिनल साइज पर आ जाते हैं, जो उनका साइज होता है, और ये काम चलता रहता है बार बार। बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जब हम ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से ले रहे हैं और कहां तक पहुंचा रहे हैं उस ऑक्सीजन को? थोरेकिक कैविटी तक। कहां पर पहुंचा रहे हैं उस ऑक्सीजन को? ब्रोंकाई तक। कहां पर पहुंचा रहे हैं उस ऑक्सीजन को? ट्रैकिया तक। कहां पर पहुंचा रहे हैं उस ऑक्सीजन को? लंग्स तक। थोरेकिक मतलब गर्दन के नीचे का सारा कैविटी क्या कहलाती है? थोरेकिक कैविटी, गर्दन से होता हुआ छेद। तो बताओ, जब ये थोरेकिक कैविटी के अंदर एंटर करती है तो हमारा साइज बढ़ता है ना। हमारे लंग्स का जो डायफ्राम है, हमारी जो मसल्स है, हमारे जो लंग्स हैं, वो साइज बढ़ता है। तो तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी कहते हैं और एक्सहेलेशन को एक्सपीरेशन भी कहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो जब CO2 को बाहर कर दिया जाता है तो हमारी थोरेकिक कैविटी फूलती नहीं है, फिर वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है। तो कुल मिलाकर चाहे हम एक्सहेलेशन करें, चाहे हम इनहेलेशन करें, चाहे गैस को अंदर लें मतलब कि ऑक्सीजन, चाहे गैस को बाहर छोड़े मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, इन गैसेस को क्या बोला जाता है? जैसा कि हमें ये बात पता चल गई है कि ये वो गैसेस हैं जिसकी वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो इन गैसेस को क्या कहा जाता है? क्योंकि ये गैसेस रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती हैं, इसलिए इनका एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस, जिनको क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी गैसेस। तो देखो, अगला डॉट इजी के बारे में एक बार जरा पढ़कर देखते हैं। नोट्स तुम लोगों के पास है, उसी नोट्स के अंदर लिखा हुआ है ये रेस्पिरेटरी गैसेस। तो देखो क्या है, जरा पढ़ते हैं। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। मतलब चाहे प्लांट की बात करो, चाहे एनिमल की बात करो, रेस्पिरेशन तो सब में होता है। बस फर्क इतना है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, और प्लांट क्या करते हैं? प्लांट उल्टा करते हैं, प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो दो गैसेस होती हैं हमारी, एक हमारी ऑक्सीजन और एक हमारी CO2, तो इनको क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस क्योंकि ये एक्सचेंज में काम आती हैं, हैंस दीज टू गैसेस आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी गैसेस। तो इस डेफिनेशन को कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेटरी गैसेस, तो वहां पर तुम ये डेफिनेशन लिख सकते हो। तो यहां तक तो बात हुई थोड़ी सी एनिमल्स की। हमने एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन देखा, और एनिमल में भी मेनली हमने किसके अंदर देखा? ह्यूमन बीइंग के अंदर। जबकि एनिमल में तो और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लैंड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, पक्षी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो सबका तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ का पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक में। तो देखो अगला हेडिंग क्या है? अगला हेडिंग है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तुम अपने नोट्स में देख सकते हो अगला हेडिंग क्या डाला हुआ है। अगला हेडिंग डाला हुआ है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखो प्लांट के अंदर ये जो रेस्पिरेशन होता है मतलब गैसेस का एक्सचेंज होता है। वैसे तो प्रॉपरली हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ खास खास बातें मैंने बता रखी हैं, और हल्की फुल्की बातें मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में भी बताई थी। वहां पर बताई थी ना मैंने फोटोसिंथेसिस में, याद होगा तुमको, मैंने फोटोसिंथेसिस में बताया था कि जब एक्सचेंज होता है गैसेस का मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलना और CO2 अंदर लेना, तो ये होता है स्टोमेटा के थ्रू। अगर अच्छे से याद है तो बढ़िया है, ठीक है।
तो जरा पढ़कर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रेस्पिरेशन इन प्लांट में नंबर 1 पॉइंट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इट टेक्स प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। मतलब अगर तुम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो ना, तो क्या प्लांट का जो पत्तियां होती हैं, प्लांट की जो ग्रीन लीव्स होती हैं, हरी हरी पत्तियां होती हैं, तो क्या रेस्पिरेशन वहीं पर होता है? नहीं, पूरे प्लांट के हर एक हिस्से में होता है। क्या पेड़ों की जड़ में होता है रेस्पिरेशन? हाँ, जड़ों में भी गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। अब जड़ों में गैसेस का कैसे एक्सचेंज होता रहता है? देखो, जब जड़ें जमीन के अंदर होती हैं, मिट्टी के अंदर होती हैं, तो मिट्टी के अंदर भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं और वो गैसेस रूट तक पहुंचती हैं। और जब वो गैसेस रूट तक पहुंचती है तो रूट के अंदर एक्सचेंज होता रहता है। तो रूट में भी होता है। क्या पूरे पेड़ के तने में होता है? तने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम। तने को क्या बोला जाता है? स्टेम बोला जाता है। तो क्या पूरे पेड़ के तने में होता है? हाँ, पेड़ के तने में भी होता है। क्या पेड़ की पत्तियों में होता है? भाई पत्तियों में तो होता ही होता है, मैंने बताया था पत्तियों में तो जरूर होता है। तो देखो नंबर 1 पॉइंट यही है, इट टेक प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये प्लांट के सभी पार्ट्स में होता है, जैसे कि रूट में होता है। रूट का मतलब क्या होता है? जड़ें, जड़ों में होता है। स्टेम, तने में होता है। लीफ, पत्तियों में होता है। तो हर जगह होता है। नंबर 2 देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन रूट्स लाइक CO2 एंड O2 आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। तो ये बात हमें पहले से ही मालूम है। जैसा कि हम जानते हैं, मेनली तो देखो बहुत सारी गैसेस एक्सचेंज होती है, लेकिन मेनली हम कौन सी 2 गैसेस की ज्यादातर बात करते हैं? एक तो हमारी ऑक्सीजन और एक हमारी CO2। सिर्फ 2 गैसेस की मुख्य तौर पर बात की जाती है ज्यादातर, एक तो हमारी ऑक्सीजन और एक हमारी CO2। ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज लगातार होता रहता है। और ये बात तुम्हें पहले से ही मालूम होगी कि ये जो ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज होता है, इस फेनोमेनन को क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन। इस फेनोमेनन को क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन बोला जाता है। तो देखो नंबर 2 में यही लिखा हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन रूट्स लाइक CO2 एंड O2 आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। तो ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ये किसके थ्रू होता है? ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। नंबर 3 पॉइंट देखते हैं, वुडी प्लांट्स। अब ये वुडी प्लांट्स क्या होते हैं? वुडी प्लांट्स वो होते हैं जो जिनके अंदर मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? लकड़ी का होता है। लकड़ी ही लकड़ी। जो बड़े बड़े विशाल पेड़ होते हैं ना, पत्ते तो इतने नहीं होते, फूल वगैरह का कोई काम ही नहीं है जब पत्ते ही नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर उन पर क्या होती है? लकड़ी होती है। बहुत मोटे मोटे पेड़ होते हैं, ये तुमने देखे भी होंगे जंगलों में, या फिर पीपल का पेड़ कितना हैवी लकड़ी लकड़ी होती है ना, पत्ते तो ऊपर बिल्कुल एंड में। तो जिनमें मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? वुडी होता है, लकड़ी वाला होता है। ठीक है, वुडी प्लांट्स, बार्क। अब बार्क क्या होता है? देखो, वुडी प्लांट जब पुराना हो जाता है ना, जो लकड़ी का प्लांट होता है बहुत बड़ा विशाल हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसके ऊपर है ना, तुम देखोगे लकड़ी के ना टिक्कर से उतरने लगते हैं, छिलके से उतरने लगते हैं लकड़ी के। अगर उसको हम नाखून से ऐसे करें तो वो हट जाता है छाल। उसका वो जो लकड़ी का टुकड़ा होता है ऊपर का, जो छाल सी उतरने लगती है, उस छाल को बोलते हैं बार्क। वुडी प्लांट्स बार्क हैज लेंटिकल्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो इस बार्क के अंदर क्या होती है? दिखने में तो ऐसा लगता है कि इस बार्क के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। जो उस पेड़ की ऊपर की छाल होती है ना, ये देखो, पेड़ के चारों तरफ की जो छाल होती है, उस छाल के अंदर है ना पतले पतले क्या होते हैं? लेंटिकल्स होते हैं। अब ये लेंटिकल्स क्या होते हैं? तो देखो, इतना डीप देखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो, एक पेड़ की छाल के अंदर पाया जाने वाला ऐसा पार्ट, पेड़ की छाल के अंदर पाया जाने वाला ऐसा पार्ट जो एक्सचेंज में मदद करता है। जो एक्सचेंज में मदद करता है, किस चीज की एक्सचेंज में मदद करता है? गैसेस की एक्सचेंज में। देखो नंबर 3 में क्या है, वुडी प्लांट्स बार्क हैज लेंटिकल्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो इस बार्क के अंदर क्या होता है? इस बार्क के अंदर है ना लेंटिकल्स होते हैं, पतले पतले छिल्लीदार लेंटिकल्स होते हैं, जिनकी मदद से गैसेस एक्सचेंज होती है। तो अगर पेपर में आ जाए ना कि जो वुडी प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स के अंदर कौन गैसेस एक्सचेंज करने में मदद करता है, तो तुम्हें बताना है लेंटिकल्स। नंबर 4 देखो, इन लीव्स रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। तो देखो नंबर 4 के अंदर कोई भी नया पॉइंट नहीं है। नंबर 4 के अंदर बिल्कुल वही पॉइंट है जो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ रखा है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, इन लीव्स रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। तो रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू होता है, थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स। हमें मालूम है पत्तियों के बिल्कुल सामने के हिस्से पर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा, है ना।
पत्तियों के ऊपर के हिस्से पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा, और उसी स्टोमेटा के थ्रू वहां पर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो पत्तियों में अक्सर डिफ्यूजन कहां पर होता है, स्टोमेटा में होता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये कुछ बातें हमने पढ़ी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। देखो एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग के बारे में हमने पहले बातें कर ली हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रेस्पिरेशन पाया जाता है उसके बारे में हमने बातें कर ली हैं पहले। यहाँ पर तो कुछ और ऑर्गेनिज्म आएंगे। बेसिकली अगर सच बताऊं तो यहाँ से ना तुम्हारे एक एक दो दो नंबर के टॉपिक आ जाते हैं पेपर में कि एक्वेटिक एनिमल, जो एनिमल पानी में रहने वाले हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, जो एनिमल रेंगने वाले होते हैं, रेंगने वाले धरती पर रेंगते हैं, जैसे कि तुम्हारा छिपकली वगैरह हो गई है ना, या कॉकरोच वगैरह हो गया, तो उनमें कैसे होता है, या फिर कुछ और। ठीक है, तो जरा देखते हैं। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो जब एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल के अंदर है ना रेस्पिरेशन करने के लिए, एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास है ना कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जैसा कि तुम जानते हो हमारे पास क्या है, मतलब हम मनुष्य के पास क्या है रेस्पिरेशन करने के लिए, लंग्स है। सारा का सारा काम कहां पर होता है, लंग्स के अंदर होता है। ये बात हमने पहले डिस्कस करी है। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। तो कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में मैंने बताया है। देखो नंबर 1 में क्या है, नंबर 1 में मैंने बताया एक्वेटिक एनिमल्स। ये एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स उन्हें कहते हैं जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, जैसे कि मछली हो गई, जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, जैसे कि म्यूसेल्स हो गए, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर जीवित रहते हैं। तो देखो एक्वेटिक एनिमल्स में लाइक फिश, प्रॉन्स, प्रॉन क्या होता है, प्रॉन झींगा होता है। प्रॉन को हिंदी में क्या बोला जाता है, झींगा। अब तुम कहोगे झींगा क्या होता है, भाई ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो तुमने नहीं सुने। भाई तुमने तो मछली जल की रानी ही सुनी है, बस जरूरी नहीं कि मछली ही रानी होती है, ठीक है, और भी राजा होते हैं कई। तो झींगा भी पाया जाता है पानी के अंदर। म्यूसेल्स, म्यूसेल्स भी पानी में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि ये लोग अपना रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। भाई ऑक्सीजन की तो जरूरत इनको भी पड़ती है क्योंकि ये एनिमल है। तो ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं पानी के अंदर, तो देखो पानी के अंदर रहकर है ना इनके पास है ना गिल्स होते हैं, गिल्स। तुमने देखा होगा मछली, मछली तैरने के लिए अपने गिल्स का इस्तेमाल करती है ना, गिल्स को ऐसे हिलाती है और आगे बढ़ती है और इधर उधर जाती है अपने गिल्स को हिलाकर। ठीक है, गिल्स को हिंदी में गलफड़ा कहते हैं, गलफड़ा क्या बोलते हैं, गलफड़ा। तो इनकी ये खासियत होती है ये पानी वाले ऑर्गेनिज्म की कि गिल्स का इस्तेमाल करके ये रेस्पिरेशन करते हैं। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं गिल्स। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फिश, प्रॉन, म्यूसेल्स हैव गिल्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो इनके पास गिल्स होते हैं। अगर पेपर में आ जाए 1 नंबर में कि एक्वेटिक एनिमल्स में ऑर्गन बताइए जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, तो तुम्हें बस एक शब्द लिख देना है, गिल्स। नंबर 2 में देखो लैंड एनिमल्स। अब उन एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो भूमि पर रहते हैं। देखो भूमि पर तो हम भी रहते हैं, लेकिन हम अपनी बात नहीं कर रहे फिलहाल। वैसे तो हम उन्हीं में आ जाते हैं, बात कर भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पहले पढ़ लिया है वो टॉपिक। देखो लैंड एनिमल्स में लाइक लिजर्ड, जैसा कि तुम जानते हो छिपकली, छिपकली भी लैंड पर ही रहती है, दीवार पे चढ़ जाती है, पेड़ पर चढ़ जाती है, कुल मिलाकर पानी में तो नहीं रहती। लिजर्ड हो गई, बर्ड पक्षी वगैरह है ना, पक्षी हो गए। एंड ह्यूमन हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। तो ये जो लैंड एनिमल्स होते हैं इनके पास क्या होता है, इनके पास होते हैं लंग्स। इन लोगों के पास क्या होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, इन लोगों के पास होते हैं लंग्स। तो लंग्स की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं। क्या छिपकली के पास भी लंग्स होते हैं, हाँ। क्या पक्षियों के पास भी लंग्स होते हैं, हाँ। हाँ वो बात अलग है, उनके लंग्स हमारे जितने ताकतवर नहीं होते, ठीक है भाई, जिसका जैसा बॉडी डिजाइन होता है उसके लंग्स वैसे ही होंगे। अब अगर तुम शेर की बात करो तो शेर की तो बात ही अलग है, ह्यूमंस की बात अलग है, बंदर की बात अलग है, छिपकली की बात अलग है, ठीक है। तो इनके पास क्या होते हैं, इनके पास लंग्स होते हैं। और जो लैंड एनिमल्स होते हैं ज्यादातर सबके पास लंग्स होते हैं। तीसरे नंबर पर देखो फ्रॉग। फ्रॉग जरा खास है।
फ्रॉग के अंदर एक खासियत है, फ्रॉग के पास भी लंग्स होता है। फ्रॉग्स भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेने का काम और CO2 देने का काम करते रहते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास लंग्स तो है ही है। लंग्स के साथ साथ एक चीज और है, लंग्स के साथ साथ और क्या है उनके पास, स्किन। तो वो है ना गैसेस एक्सचेंज करने का काम स्किन से भी करते रहते हैं, त्वचा से। हमारे शरीर की जो त्वचा होती है ना, क्या उनमें ताकत होती है गैसेस को अंदर बाहर करने की? नहीं, हमारी त्वचा में ऐसी कोई ताकत नहीं है, लेकिन मेंढक की त्वचा में ऐसी ताकत है। फ्रॉग की स्किन में ना छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, जिनमें से गैसेस अंदर बाहर आती जाती रहती है, जिनमें से गैसेस अंदर बाहर आती जाती रहती है। तो वहां पर रेस्पिरेशन का काम स्किन और लंग्स दोनों के थ्रू होता है। देखो क्या है, ब्रीथ बोथ बाय स्किन एंड लंग्स, मतलब ये लोग ब्रीथिंग करते हैं, ये लोग गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, मतलब ये लोग सांस लेते हैं स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू। मतलब स्किन का भी इस्तेमाल करते हैं और लंग्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया और होशियार लोग हैं। नंबर 4 देखो, लास्ट बचा है इंसेक्ट्स, मच्छर वगैरह। तुमने देखा होगा घर में मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, कॉकरोच हो गए, है ना, या फिर मधुमक्खी हो गई बड़ी वाली, या कोई कोई कीड़ा होता है जो उड़ता है, ठीक है, कोई कोई ऐसा अजीब सी मक्खी मच्छर होते हैं जो उड़ जाते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होता है, तो उनके अंदर भी कुछ होता है जिसकी वजह से रेस्पिरेशन करते हैं। तो इनके पास ना तो लंग्स होते हैं, ना इनके पास स्किन होती है जिससे ये रेस्पिरेशन कर पाए। इनके पास है ना छोटी छोटी पतली पतली क्या होती है, एयर ट्यूब होती है। छोटी छोटी पतली पतली क्या पाई जाती है, एयर ट्यूब्स। नाम से पता चल रहा है एयर ट्यूब्स, वो ट्यूब्स जो एयर को अंदर बाहर करने में, मतलब कि ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में मदद करती हैं। देखो नंबर 4 में क्या है, लाइक ग्रास होपर। ग्रास होपर तुम्हें मालूम होगा टिड्ढा होता है, ठीक है भाई, उड़ने वाला, उड़ता ही है टिड्ढा। तो ग्रास होपर, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का मतलब होता है घर में जो मक्खी वगैरह होती है वो, और कॉकरोच हैव एयर ट्यूब्स, तो इनके पास एयर ट्यूब्स होते हैं। और ट्रैकिया, जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, जैसा कि तुम्हें मालूम है ट्रैकिया तो हमारे अंदर भी होता है, लेकिन हमारे अंदर ये ट्रैकिया अंदर जाकर किस में बदल जाता है, लंग्स में। इनके पास लंग्स नहीं होते, तो इनके पास छोटी छोटी ना पतली पतली, बिल्कुल पतली, तुम खुद ही सोचो, छोटे छोटे तो ये होते हैं मक्खी मच्छर, यूं मसल तो यूं ही मर जाता है मच्छर, ठीक है। तो इतनी पतली पतली एयर ट्यूब्स होती हैं इनके अंदर, पतली पतली बिल्कुल। ट्रैकिया एज देयर रेस्पिरेशन ऑर्गन, तो ये इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, एयर ट्यूब्स या ट्रैकिया। तो कई बार एक आध नंबर में आ जाए तो तुम वहां पर ये बता सकते हो।